इंडिया जो है सस्ता तेल ईरान से क्यों नहीं खरीद लेता? ईरान ने तो रुपया के अंदर भी उनको ऑफर किया था और अभी रशिया से भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया सिर्फ एक अमेरिका की धमकी से। तो क्या इंडिया की जो पावर है, इंडियन गवर्नमेंट की जो पावर है, कहीं ना कहीं वो कमजोर नहीं हो रही? अगर आपको ऑटोमोबाइल बनाना है तो भी आपको ऑयल लगेगा, आपको गैस जनरेट करनी है तो भी ऑयल लगेगा, आपको घर का चूल्हा जलाना है तभी भी आपको ऑयल लगेगा। मोदी साहब का कहना कि आप गैस को या ऑयल को कम यूज़ कीजिए, आप गोल्ड का इंपोर्ट कम कीजिए, आप डोमेस्टिक कंजम्पशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो इसलिए कहना है ताकि इन्फ्लेशंस को कंट्रोल किया जा सके, आम आदमी की पॉकेट के ऊपर बर्डन को कम किया जा सके। जितनी हमारी लेडीज़ हैं उन सबको ज्वेलरी चाहिए होती है। तो वो हमारे सिस्टम में ऐसा बना हुआ है कि आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व ऑफिशियली यूएस के पास है। Correct. लेकिन अगर आप अनऑफिशियली अगर काउंट करेंगे तो इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। एज वी आर इंडियन तो सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि कभी इंडिया चाइना का कंपटीशन कर पाएगा, कम्पीट कर पाएगा चाइना को? ऐसा नहीं है कि धर्म आज से पैदा हुआ है, ये सदियों से हजारों साल से चलता हुआ आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि धर्म को हमारे अंदर से निकाला जा सकता है। तो सिस्टम में आके सिस्टम को चेंज करेंगे। राइट। अब इस एजुकेशन सिस्टम को हमारे पास जब तक खुद के रिसोर्सेज नहीं होते तब तक हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब ये मेड इन इंडिया कांट कम इन अ वन डे। एक सवाल ये भी आता है ना कि अगर इंडिया कच्चा तेल खरीद रहा है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है वो बांग्लादेश को या नेपाल? तो वैसे सीए के प्रोफेशन के लिए बोला जाता है कि एक सीए जो होता है ना वो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करके ना ब्लैक मनी को भी व्हाइट मनी बना सकता है और सबसे बड़ी इनकम का सोर्स भी काफी सारे सीए का ऑफ द कैमरा वही होता होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पर्पस क्या था, आपका विजन क्या था? Why did you choose CA प्रोफेशन? सीधा चलते हैं सीए अंकित सर के पास और जानते हैं कि आगे चलकर एक सीए एस्पिरेंट्स के लिए कैसी मोटिवेटेड लाइफ होनी चाहिए। और आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू सीए एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आज इस पॉडकास्ट में आप आए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ओके। मैं आपके साथ अपने जो भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल व्यूज़ हैं ऑन इकोनॉमी, फाइनेंस एंड सीए स्टूडेंट्स के ऊपर वो साझा करना चाहता हूँ। एंड उससे हमारे जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, उनको उससे जितनी भी हेल्प हो सकती है इन द फ्यूचर बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए, सीए लाइफ को बढ़ाने के लिए, इस माध्यम से हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट। तो सर अभी काफ़ी सारे हमारे सवाल स्टूडेंट्स के भी होंगे, हमारे भी हैं, उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है वॉर चल रही है। और वॉर में हम देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। अमेरिका जो है लगातार चाइना से इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है और इसके अलावा यूक्रेन रशिया की वॉर जो है वो तो ऑलरेडी 2.5 साल से चल ही रही है। इन सभी का जो इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी बैड पड़ना स्टार्ट हो चुका है। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो वॉर अभी छिड़ी हुई है, जो वॉर स्टार्ट हो रखी है, क्या ये सिर्फ एक वॉर है या उसके पीछे एक नई स्टोरी बिल्डअप हो रही है? आप इस वॉर को मिलिट्री वॉर के नाम से अब नहीं जान सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अब जो वॉर है वो मिलिट्री वॉर से शिफ्ट होकर इकोनॉमिक वॉर के ऊपर शिफ्ट हो रही है। इकोनॉमिक वॉर का मतलब होता है कि रिसोर्सेज, ऑयल्स, मिनरल्स, गोल्ड्स, इनके ऊपर कंट्रोल लेना। आपने इन द लास्ट कुछ टाइम में देखा है कि जितनी भी हमारी ग्लोबल पावर्स हैं, रसिया, चाइना, यूएस, ये तीनों जितनी भी पावर्स हैं ये सारी पूरे वर्ल्ड के अंदर जीसीसी मतलब ऑयल के ऊपर, वेनेजुएला लाइक ऑयल के ऊपर, या फिर नेचुरल रिसोर्स के ऊपर चाइना, ये सब अपने ऊपर इन बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पहले जो वॉर होती थी वो मिलिट्री वॉर होती थी जहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर करता था। नाउ अब जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो बिग कंट्रीज़ हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर इकोनॉमिक इन नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल करके अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहती हैं। सो दैट, और यही चीज़ कन्वर्ट हो रही है अब इकोनॉमिक वार्स के ऊपर। अब आगे आने वाले टाइम में ये वॉर और आगे शिफ्ट हो गई जब एआई, डेटा का भी कंट्रोल के ऊपर भी वॉर शिफ्ट हो जाएगी, जब बिग कंट्रीज़ इनके ऊपर भी कंट्रोल लेना चाहेंगी।
तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये मिलिट्री वॉर से शिफ्ट होकर इकोनॉमिक वॉर्स के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। क्योंकि बेसिकली अभी देख रहे हैं हम लोग कि इस वक्त जो वॉर चल रही है वो बेसिकली ऑयल के लिए चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है और चाइना जो इस वक्त वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। राइट। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि अमेरिका चाइना के पास गया भी था, उसके जितने बड़े बड़े सीईओ गए थे उसके पास, और फाइनली ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाइना के आगे सरेंडर कर चुका है। राइट। तो ये जो चाइना है, क्या ये इसकी जो लीडरशिप है वो डिफरेंट है अब अमेरिका से? पूरे जितने लाइक हमारे इंडियन कंट्री है, क्या इंडिया को भी चाइना ऐसी लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए? देखिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है टेक्नोलॉजी। एंड आपने देखा है कि चाइना ने अपने पिछले 3 डेकेड्स के अंदर, 30 सालों के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को कितना इम्प्रूव किया है। उसका इलेक्ट्रॉनिक, उसका एआई, उसका डिजिटलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड लोहा मान चुका है। ईवी बैटरी, उसकी ईवीज के अंदर पूरा वर्ल्ड उसको देख चुका है। एंड ऐसा है कि अगर आप आज की डेट में डिजिटलाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो चाइना के आगे सामने कोई भी कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हुआ है। सो इस वजह से आगे की अगर फ्यूचर को देखते हैं तो यही चीज़ जो अभी तक यूएस के पास नहीं है, रसिया के पास नहीं है, ये चाइना के पास है। चाइना के पास इसके साथ में एडिशनल क्या है, मिनरल रिसोर्सेज, जो बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो चाइना दोनों चीज़ का बेनिफिट लेके, नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट लेके प्लस अपना टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके, इन दोनों कंट्रीज से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगा और यही आगे आगे शिफ्ट होता जा रहा है। सो एज वी आर इंडियन, तो सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि कभी इंडिया चाइना का कंपटीशन कर पाएगा, compete कर पाएगा चाइना को इन फ्यूचर? I can say definitely, but not in the short run. It's a long term run. So अभी चाइना ने अपने को in the last 2 decades, 3 decades जितना इम्प्रोवाइज़ किया है, उनके गवर्नमेंट सपोर्ट ने उनको जितना सपोर्ट किया है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बने हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी सप्लाई चाइना से चलती है। इंडिया को अपने सिस्टम्स इम्प्रूव करने होंगे। अगर इंडिया हमारा जो बैकबोन है एमएसएमई, उस सेक्टर्स को इम्प्रूव करता है, प्लस सेकंड इंडिया के पास 2 रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, वन इज़ द मैन पावर, सेकंड इज़ द डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर इन दोनों के ऊपर इंडिया ध्यान देता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर कैसे ध्यान दिया जा सकता है कि हम अपनी एमएसएमई जो बैकबोन है इसको स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया से ही होने लगेगी। एंड टेक्नोलॉजी क्या है या स्किल्ड क्या है कि जो हमारी 140 करोड़ की आबादी है, जो हमारे 140 करोड़ लोग हैं, इसमें बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं। इन स्किल्ड लोगों में अब आगे से अगर इसको हम देखते हैं कि ये स्किल्ड लोग अगर एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया, आई कांट से कि इंडिया कांट बीट यस, बट इंडिया कैन कम्पीट द चाइना इन द लॉन्ग रन। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया के अंदर, जैसे भी हम थोड़ी देर डिस्कस कर भी रहे थे कि इंडिया में एआई वगैरह या टेक्नोलॉजी पे कम बातें होती हैं, धर्म पे ज़्यादा होती हैं। तो इंडिया में जहाँ एक तरफ हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और वो था मार्क ज़करबर्ग का, और उन्होंने बोला था कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है ना सबसे बिगेस्ट, वो है यहाँ के सबसे ज़्यादा रिलीजन्स होना। तो इतने सारे रिलीजन्स होने के बावजूद हम कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं चाइना से? रिलीजियस होना, यस, आपने देखा है कि इंडिया का जो बेस कोर है वो धर्म है। ऐसा नहीं है कि धर्म आज से पैदा हुआ है, ये सदियों से, हजारों साल से चलता हुआ आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि धर्म को हमारे अंदर से निकाला जा सकता है। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो आगे आ रही हैं, आप देखते हैं कि हमेशा शिफ्टिंग होती है ऑफ इन द 30 ईयर्स। शिफ्टिंग मीन्स कि जो सिस्टम शिफ्टिंग होती है कि आज हम 30 साल के हैं, हम 30 साल के बाद सिस्टम में आएंगे, गवर्नमेंट सिस्टम में आएंगे, तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है, हमारा जो काम करने का नज़रिया है, वो तब सिस्टम में आने लगेगा। हमारे जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो अगले 30 साल में आएंगी, वो और आज की डेट की एआई एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई हैं, वो सिस्टम में आने में तब लगेंगे। तो अगर हम आगे आगे देखते हैं तो धर्म एक टाइम तक या एक जगह तक बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट अपना
रोल प्ले करता है, लेकिन न्यू जो जनरेशन्स हैं वो इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि एआई टेक्नोलॉजी एंड स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के थ्रू ही ऑल ओवर वर्ल्ड में compete किया जा सकता है या वर्ल्ड को रन किया जा सकता है। मतलब आपका कहना है कि स्किल्स के ऊपर इंडिया को काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्स पर काम नहीं करते, वो सिर्फ बीकॉम डिग्री ले ली, एमकॉम ले लिया, डिग्री पर डिग्री लेते जाते हैं। तो इंडिया के स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, डिग्री, और स्किल्स पर एजुकेशन कोई पूरी काम नहीं करेंगे करता। तब सिस्टम में आएंगे, एजुकेशन पूरी करेंगे तो सिस्टम में आके सिस्टम को चेंज करेंगे। राइट, फिर अगेन हम बात आ जाते हैं सिस्टम के ऊपर। सो सिस्टम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा कंपटीशन का बना हुआ है। अगर आप इसको ग्लोबल सिस्टम से कंपैरिजन करेंगे, वहाँ पर प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर कंपटीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का टाइम आ गया है और आ चुका है। ये अगर हम अपने जितने भी अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल देखते हैं तो वहाँ पर ये सिस्टम चेंज हो चुके हैं। एंड इन द रूरल एरियाज़ ऑल्सो ये सिस्टम बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, जहाँ पर अब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट भी अब आज से हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब ये मेड इन इंडिया कांट कम इन अ वन डे। ये अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज से ही सारे मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को अपनाने लग जाएं। लेकिन यस, इस मेड इन इंडिया को बोलते बोलते, करते करते, जहन में बिठाते बिठाते एक टाइम लगता है। हम अगले 10-20 साल के अंदर ये हमारे जहन में बैठ जाएगा, हमारे रिसोर्सेज यूज होने लग जाएंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी, तब हम मेड इन इंडिया का यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं, हमारा स्किल डेवलपमेंट अगले 10-20 सालों में दिखाई देने लगेगा। जब स्किल डेवलपमेंट दिखाई देने लगेगा तो फिर हम देखेंगे कि हाँ, हम वर्ल्ड को compete कर रहे हैं। एज एन इकोनॉमी हमें बाकी जो इकोनॉमी है ग्लोबली अपने आप को compete करने के लिए और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए इंडिया को कुछ ऐसी चीज़ों में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? इंडिया के पास रिसोर्सेज कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर 3 रिसोर्सेज हैं। वन इज़ गोल्ड, सेकंड इज़ नेचुरल रिसोर्स, थर्ड इज़ ऑयल। इंडिया में 3 चीज़ नहीं है, लेकिन इंडिया में इसके अलावा 2 रिसोर्सेज हैं। वन इज़ द मैन पावर, जो इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है, एंड सेकंड इज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो इंडिया को compete करने के लिए हम अपनी जो मैन पावर का स्किल डेवलपमेंट है उसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम आगे compete कर सकते हैं। और इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आगे आने वाले साल में देखेंगे कि इंडिया की टेक्नोलॉजी और आईपी बहुत स्ट्रांग होने लग गई है और हो रही है, जो आगे वाले सालों में इम्पैक्ट करेगी, दिखाई देगी। तो सर, जैसा कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की और आपने बोला नेचुरल रिसोर्सेज में वन ऑफ द रिसोर्सेज गोल्ड भी है, तो अभी हमने रिसेंटली देखा था जस्ट आफ्टर द इलेक्शन कि अभी पीएम की तरफ से एक मैसेज आया था कि अभी अननेसेसरी गोल्ड की बाइंग को स्टॉप कर दो और एनर्जी को सेव कर दो। तो उनके इस मैसेज के पीछे ना काफ़ी सारे लोगों को कई सारे रीजंस पता नहीं होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों करने को बोला है। ब्लाइंडली फॉलो करने से बेटर है कि वी शुड नो द रूट कॉज क्या है उसका। करेक्ट, ओके। सो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज की जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं इस मैटर के ऊपर डिबेट हो रही हैं, लेकिन अगर आप इसका रूट कॉज देखोगे, सो इंडिया के अंदर अभी आप देखिए कि ईरान एंड यूएस जो वॉर हो रही है, इसका सबसे बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा है ऑयल से। ऑयल इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज नहीं है वो नहीं है ऑयल। एंड ऑयल इंडस्ट्री ऐसी है कि जो एवरी प्रोडक्ट, एवरी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करती है। अगर आपको ऑटोमोबाइल बनाना है तो भी आपको ऑयल लगेगा, आपको गैस जनरेट करनी है तो भी ऑयल लगेगा, आपको घर का चूल्हा जलाना है तभी भी आपको ऑयल लगेगा। तो ऑयल ऐसा है कि जो आपको हर प्रोडक्ट, हर जगह, हर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, हर घर में यूज़ होता ही होता है। अब इस ऑयल का रिसोर्स अल्टरनेटिव क्या है? ये पीएम साहब कहते हैं कि इस जो ऑयल है इसको कम यूज़ कीजिए, गाड़ी कम चलाइए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो डाउन होता है, इंडिया की फॉरेन करेंसी बाहर जाती है। सेम चीज़ पीएम साहब ने कही गोल्ड। इंडिया में गोल्ड भी नहीं है,
जब गोल्ड इंपोर्ट होता है, इंडिया में 95% गोल्ड इंपोर्ट होता है, अच्छा। एंड गोल्ड इंपोर्ट होता है तो फिर सारे की सारी जो इंडियन का फॉरेक्स रिजर्व है वो बाहर जाता है। इस फॉरेक्स रिजर्व से क्या होता है, इस फॉरेक्स रिजर्व का अल्टीमेटली इफेक्ट आता है इंडियन रुपीस डाउन होता है, एंड इंडियन Okay. रुपीस डाउन होता है तो फिर क्या इम्पैक्ट आता है, फिर इन्फ्लेशन आता है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आम आदमी की जेब के ऊपर। हमारी पैसे की अगर परचेजिंग पावर कम होगी, वीक होगी, तो हमें एक सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो हमारे सभी जो भी हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन आ गया है, वो आता है। तो मोदी साहब का कहना कि आप गैस को या ऑयल को कम यूज़ कीजिए, आप गोल्ड का इंपोर्ट कम कीजिए, आप डोमेस्टिक कंजम्पशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो इसलिए कहना है ताकि इन्फ्लेशंस को कंट्रोल किया जा सके, आम आदमी की पॉकेट के ऊपर बर्डन को कम किया जा सके। और अगले 1 साल के अंदर एक और इसका एडिशनल मैं सेकंड पार्ट और बता देता हूँ। ये था एक इम्पैक्ट। सेकंड इम्पैक्ट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले आपको पता है गोल्ड बॉन्ड इश्यूज़ करना चालू किए थे। उस टाइम पर गोल्ड बॉन्ड का रेट था 35,000 45,000 ऑफ 10 ग्राम, बट नाउ जो गोल्ड का प्राइस हो चुका है वो 1.5 लाख से 2 लाख 2 रुपए लाख के ज़्यादा जा आसपास चुका में है। पहुंच चुका है। एंड ये जो गोल्ड बॉन्ड थे इनका एक रिडम्पशन का पीरियड था 6 ईयर्स 6.5 ईयर्स, एंड वो पीरियड अब आ चुका है। तो डैट मीन्स कि Okay. गवर्नमेंट को एडिशनल फंड देना पड़ेगा फॉर द रिडम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स। अब उसका इम्पैक्ट अगर हम पैरेलली इंपोर्ट भी ज़्यादा करते रहेंगे तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा, और हमें गोल्ड की रेट्स पे ऑफ करने तो गवर्नमेंट की जेब पे डबल इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। तो एक चीज़ को रोकने के लिए कि गोल्ड का प्राइस ना बढ़े तो हम अपना इंपोर्ट कम कर देते हैं, जिससे हमारा गोल्ड का प्राइस रुक जाए और उस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट अपने जितने भी बॉन्ड्स हैं गोल्ड बॉन्ड्स उनको रिडीम कर पाए। सो पीएम एक ही तीर से 2 निशाने करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जैसा पता है कि गोल्ड इंडिया की रग रग में बसा हुआ है। आप पूरे वर्ल्ड में गोल्ड का इतना यूज़ नहीं होता, इतना हमारे जो इंडिया के होम अंदर मतलब गृहिणी ज्वेलरीज वगैरह में और घर के जितनी अंदर हमारी बनता है। लेडीज हैं उन सबको ज्वेलरी चाहिए होती चाहिए है। होती है। तो वो हमारे सिस्टम में ऐसा बना हुआ है कि आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व ऑफिशियली यूएस के पास है, करेक्ट। लेकिन अगर आप अनऑफिशियली अगर काउंट करेंगे तो इंडिया को कोई बीट नहीं कर इंडिया को सकता, beat नहीं बट कर ये सकता। अनऑफिशियली है डाटा। सो दैट इज द थिंग कि पीएम इज गिविंग अ मैसेज टू रिड्यूस द गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड इंपोर्ट Gold एंड टू सेव द फॉरेक्स रिजर्व और बाकी सब अब- प्राइसेस को इम्पैक्ट ना करे। अभी रिसेंटली उन्होंने नए जो सोवरेन बॉन्ड से और जो गोल्ड बॉन्ड से इशू करना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। जी बिल्कुल, वो इसी वजह से है। आप देख लीजिए कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 150 अराउंड आज की डेट 1.50 में and 2 मूव lakh हो रहा तो है, हाँ। एंड अगर हमारा इंपोर्ट इसी लेवल से चलता रहा, अब आप देखिए इन द करंट सिनारियोज क्या हो रहा है कि गोल्ड हमारा जो यूज़ होता था वो पहले हम गोल्ड को परचेज करते थे, हमें बताया गया था, हमारी फैमिलीज़ को बताया गया था कि ये एक रिजर्व होता है जो आपका इमरजेंसी के पीरियड पे काम आता काम है। आएगा। लेकिन वो जो ये थॉट थी ये हमारे जहन में बस गई और हम उसको अननेसेसरी परचेज और अननेसेसरी रिजर्व करने लग गए। उससे क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारी जितनी भी मैरिजेस होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, उन सब जगह या कोई Without भी gold ओकेजन्स possible ही होते नहीं है। हैं उन सब जगह गोल्ड्स गिफ्ट किया जाता है, हाँ। ज्वेलरी गिफ्ट की जाती हैं। इन गिफ्ट से या इन ट्रांजैक्शन से सारे का सारा अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है कि हमें गोल्ड का इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा गोल्ड और सिल्वर अब एक इंडस्ट्रियल गुड्स भी बन चुका है ना। जैसे कि ईवी के अंदर भी अब तो जैसे बताया जाता है, यही गाड़ी के अंदर मिनिमम 250 ग्राम चांदी लगती है उसके अंदर। जी तो इंडस्ट्रियल गुड्स बनने की वजह से भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है रिसेंटली। राइट। तो सेम चीज़ कि आप एक डोमेस्टिक कंजम्पशन थी, अब आप इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में भी उसको यूज़ करने लग गए हैं, तो डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी तो इंपोर्ट होता जाएगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आई थिंक ऑडियंस के भी आ रहा होगा, शायद कमेंट भी करें कि इंडिया जो है सस्ता तेल ईरान से क्यों नहीं खरीद लेता। ईरान ने तो रुपया के अंदर भी हमको ऑफर किया था और 2 महीने का या 3 महीने का आई थिंक क्रेडिट पर भी कहा था कि हम आपको क्रेडिट पर ऑयल देंगे,
90 डेज। उससे फॉरेस्ट रिजर्व भी इम्पैक्ट नहीं होता। फॉरेस्ट रिजर्व भी इम्पैक्ट नहीं होता, तो इंडिया को करना चाहिए था, और अभी रशिया से भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया सिर्फ एक अमेरिका की धमकी से। वो अग्रीमेंट तो- साइन कराया था जिसमें बोला था कि हाँ। आपको इतना परसेंटेज एटलीस्ट वेनेजुला से मतलब हमसे Oil इंपोर्ट खरीदना करना पड़ेगा। पड़ेगा और रशिया से इंपोर्ट कम करना है। तो क्या इंडिया की जो पावर है, इंडियन गवर्नमेंट की जो पावर है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर नहीं हो रही है, जिसका इम्पैक्ट हम सब लोगों को झेलना पड़ रहा है? इसका डायरेक्टली आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है कि एक जियो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं जो एवरी गवर्नमेंट को मेंटेन करने होते हैं। अब इंडिया अगर सारा ईरान के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो इंडिया को अपने रिलेशंस यूएस के साथ भी बनाने हैं, आपको रसिया के साथ भी बनाने हैं। एंड आपको पता है कि इंडिया की जो फिलॉसफी रही है हमेशा, वो रही है सबका साथ सबका विकास जो होता नहीं कि है। सबको साथ में लेके चलिए। इंडिया इज़ नॉट डिपेंड ऑन वन सिंगल कंट्रीज। तो Yes. ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया सारे का सारा ऑयल ईरान से खरीद ले, इंडिया सारे का सारा ऑयल रसिया से खरीद ले, या इंडिया सारे का सारा ऑयल वेनेजुएला से खरीद ले। इन तीनों की डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। वेनेजुएला का ऑयल काफ़ी थिक आता है, उसको रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मींस कॉस्ट वगैरह भी सबसे बड़ा फैक्टर है। राइट, वो भी okay. फैक्ट करता है। फिर रिलेशंस भी फैक्ट करते हैं कि अच्छा आप यूएस के साथ सारे का सारा इंपोर्ट करेंगे तो आपको रशिया को भी मेंटेन करना है, तो आपको रशिया के साथ भी खरीदना पड़ेगा। आपको जीसीसी को भी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि सबसे पास में आपका जीसीसी है। तो आपकी जो कॉस्ट है, जो ईरान के साथ अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट कम आता है, सस्ता आता है, रुपीज़ में आता है, तो आप उससे खरीद सकते हैं। अब आप सारे का सारा ईरान से खरीदते हैं तो यूएस नाराज़ हो जाता है, आप यूएस से खरीदते हैं तो रसिया नाराज़ हो जाती है, रसिया से खरीदते हैं तो यूएस नाराज़ हो जाता है। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए इंडिया को सबसे थोड़ा थोड़ा ऑयल खरीदना आप मेंटेन बोल सकते हो या फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी बोल सकते पॉलिटिकल प्रेशर बोल लीजिए इसको, या पॉलिटिकल रिलेशंस हो, बोल रिलेशंस बोल लीजिए लीजिए। कि हमें ये करना पड़ता है। जब तक हम एक डेवलप्ड कंट्री, या हमारे पास जब तक खुद के रिसोर्सेज नहीं होते तब तक हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इंडिया की प्रॉब्लम या इश्यूज़ ये है कि इंडिया के खुद के रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो इंडिया को तो डिपेंड रहना पड़ेगा। आज आप ईरान के ऊपर 100% डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आपके पास सेकंड बी प्लान नहीं है, आपके पास सी प्लान नहीं है यूएसए का, तो आपको सभी से बाइंग करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी आता है ना कि अगर इंडिया कच्चा तेल खरीद रहा है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है वो बांग्लादेश को या नेपाल को सस्ते रेट में, वो भी? सेम चीज़ जैसे आपको आंसर किया कि जियो पॉलिटिकल। Relations. सो बिकॉज कि इंडिया, जैसे आपने देखा है कि चाइना अपना जो एरिया है, जो ज्योग्राफी है उसको बढ़ाते जा रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, चाइना श्रीलंका के साथ भी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, चाइना बांग्लादेश के साथ भी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। डैट मीन्स कि चाइना इंडिया के चारों तरफ से रिलेशन मेंटेन कर रहा है। सेम चीज़ इंडिया को भी अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। सो इंडिया को भी अपना अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस मेंटेन करना है, इंडिया को भी बांग्लादेश के साथ रिलेशंस मेंटेन करना है, श्रीलंका के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करना है, एंड एवरीथिंग टेक कॉस्ट। तो अगर आपको रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें बांग्लादेश के साथ भी ट्रांजैक्शंस या उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, श्रीलंका को भी एक्सपोर्ट करना है। यही रीज़न है जो सारा रिलेशंस के ऊपर मेंटेन होता है। ओके सर, अभी जैसे हमने देखा कि जस्ट आफ्टर द इलेक्शन काफ़ी सारे चेंजेस हमें कमोडिटी के प्राइसेस में देखने को मिले। फॉर एग्जांपल डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस इतने फास्टेस्ट रेट से ग्रो कर रहे हैं। सो एक टाइम था कि जब इन्फ्लेशन दर साल दर बढ़ता ज़रूर है बट इतना ईजिली विजिबल नहीं होता, बट दिस टाइम इन्फ्लेशन एक आम आदमी, एक बच्चा भी इजीली विजिबल कर सकता है इजीली, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस पिछले 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप मार चुके हैं। सो ये इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में अगर ये इसी तरीके से चलता रहा? फ्यूचर के लिए हमेशा दो चीज़ें होती हैं। इन द शॉर्ट टर्म अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन, या ये जो ऑयल जहाँ से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, डायरेक्टली रिलेशन है इन्फ्लेशन का। तो इन द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन होगा ही होगा, बट फॉर द लॉन्ग टर्म इंडिया इज शिफ्टिंग ऑल्सो ऑन द रिन्यूएबल एनर्जीज। इंडिया इज मेकिंग अ प्लान्स टू सर्वाइवल। इंडिया इज ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ कि हम ओनली ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम ऑयल के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो अगले 10-20 साल तक इन्फ्लेशन होता ही जाएगा। सो नाउ इंडिया इज
ट्रांसफॉर्मिंग देयर सेल्फ, नाउ दे आर मूविंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसलिए आपने देखा है पिछले 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज आई हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है टू द रिन्यूएबल एनर्जी। अभी यूपी गवर्नमेंट ने इन द लास्ट ईयर अपने जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी में बायोगैस प्लांट लगाने का टेंडर अलॉट किया है। सो इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग कि अच्छा आपको बायो सीएनजी खुद ही बनानी है, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, खुद ही गैस बनानी है, जिसके आने से जो शिफ्टिंग है फ्रॉम द ऑयल शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। एंड सेकंड ऑल्सो आपने अभी अभी देखा है जैसे ही ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने लगे या इंडिया में ऑयल कम आने लगा तो लोग टूवर्ड्स शिफ्टिंग होने लगे इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पर। कुछ तो स्टोव पर भी आ गए थे। हाँ, और इसका देखिए बेनिफिट क्या हुआ है। अभी एक बार आप जब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के ऊपर मूव हो जाते हैं तब आपको गैस का यूटिलाइजेशन या गैस का यूज़ कम हो जाता है। अब आपने देखा कि अच्छा इंडिया के अंदर जितनी फैमिलीज थी 140 फैमिलीज, आप देखेंगे कि इंडक्शन का बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने लग गई थी, बहुत ओवर आपको मिल ही नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो ये एक लेसन होता है कि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स हम इस ऑयल को इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिकल का जो प्रोडक्शन है वो हम इंडिया से ही कर सकते हैं, वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ऑप्शंस हैं जो इंडिया तलाश रही है या अभी देख रही है, सर्च कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया बहुत काम कर रही है। तो हम ऑयल से शिफ्टिंग होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सो ये तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन का जो पीरियड चल रहा है वो शॉर्टर पीरियड है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर नहीं रहने वाला वो। राइट। अगर आप हमेशा अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आपके पास प्लान बी प्लान सी नहीं होंगे, ओनली आप इन्फ्लेशन की तरफ ही देखने लग जाएंगे, फिर तो आपकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। फिर तो आप कैसे, फिर आपके सारे क्वेश्चंस ही ख़त्म हो जाएंगे कि हम आगे कैसे कम्पीट करेंगे, इंडिया कैसे कम्पीट करेगी। तो इंडिया को तो प्लान बी या प्लान सी के ऊपर काम करना ही पड़ता है, या एवरी इकोनॉमी एवरी कंट्री प्लान करती है ऑन द प्लान बी या प्लान सी। जिसके पास भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसके पास रिसोर्सेज होते भी हैं, वो भी कब तक चलेंगे, कब तक ख़त्म हो सकते हैं। ऑयल भी है तो ऑयल की भी एक लाइफ होगी कि वो भी 30 साल 50 साल 100 साल 150 साल चलेगा, उसके बाद क्या है। तो सारी कंट्रीज़ वर्क करती हैं उसी के लिए। तो सेम इंडिया इज़ वर्किंग ऑन इट। अच्छा, ये जैसे आपने प्लान ए प्लान बी बताया कंट्री के लिए, तो जैसे हमारा चैनल स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इस वक्त जो यूथ है, यंग जो पीपल्स है, सबसे ज़्यादा वरी है कि इस वक्त इन्वेस्ट कहाँ करना है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकती है इस वॉर जैसी सिचुएशन में। तो एक यंग इन्वेस्टर्स को कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी के अंदर या डेट के अंदर जाना चाहिए, या म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इन्वेस्टर अगर जो यूथ है वो लॉन्ग टर्म को देखता है। आज हम एक और चीज़ अपने यूथ को बताना चाहते हैं कि इंडिया का जो यूथ है अपना स्किल तो डेवलप करेगा ही करेगा, या स्किल तो डेवलप कर रहा है, साथ में वो अपनी इन्वेस्टिंग पावर्स को, अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को भी डेवलप करता जा रहा है। जो पहले आज तक आपने देखा कि कोविड के टाइम तक आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा है कि कोविड के टाइम तक मार्केट के अंदर जितनी भी स्टॉक से रिलेटेड एप्लीकेशंस थे, सॉफ्टवेयर से, वेबसाइट थी, एडवाइजरीज थी, वो बहुत कम थी एंड यूथ का बहुत कम इन्फ्लुएंस था। लेकिन आफ्टर द कोविड ये इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ा है, यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ा है। नाउ पिछले 6 साल के अंदर आफ्टर 20 आप देखेंगे तो करोड़, मतलब मोर देन 5 करोड़ अकाउंट यूथ ने ओपन किए हैं इन द इक्विटी मार्केट। अब फॉर द लॉन्गर टर्म अगर यूथ को इन्वेस्ट करना है तो इंडिया की डीप टेक, इंडिया का AI, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो लॉन्गर टर्म है, जो चलेगा ही चलेगा, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप को शॉर्ट टर्म वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप डीप टेक में इन्वेस्ट कीजिए, आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कीजिए, आप ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी कंजम्पशन से ऊपर, डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है। सर अभी आपने बोला, हम जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे अभी हाइप बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बिल्कुल। तो AI जो है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग आए दिन खबरें देखते रहते हैं कि AI आने के बाद लोगों को कंपनीज में ना रिसोर्सेज, मतलब एक ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AI एक साथ
इसका आंसर मैं आपको अपने प्रोफेशन के थ्रू देना चाहूँगा। जैसे आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पिछले 15 साल से आई एम ए प्रैक्टिसिंग इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एरिया। सो इसके अंदर जितने हमारे कंप्लाइंस से रिलेटेड वर्क थे, जितने हमारे डेटा ड्रिवन जो हमें बनाना पड़ता था कि हम एक डेटा को लेके और उसकी रिपोर्ट बनाते थे, वो वाले जो काम थे, इन काम के अंदर एआई का इम्पैक्ट आने से अब हमारे रिजल्ट बेटर होने लग गए हैं। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देने लग गए हैं, हम अपना एनालिटिकल व्यूज़ बहुत अच्छा देने लग गए हैं। तो जब सीए के पास जो 8 घंटे होते थे, वो अपना 6 घंटे या 7 घंटे अपना कंप्लाइंसेस वर्क या अपने उस डेटा को मैनेज करने में वर्क में लगा देता था। अब वो अपना जो टाइम है वो एनालिटिकल वर्क में, वो अपना प्रेजेंटेशन वर्क में देने लग गया है, जिससे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से रिपोर्ट्स मिलने लग गई हैं, वो भी अपने बिज़नेस को अच्छा समझने लग गए हैं। और एज एन सीए हमें भी इम्प्रूवमेंट्स होने लग गई हैं। हम भी अपनी जो रिपोर्ट्स थी उसको जो 10 घंटे में बनाते थे, 2 दिन में बनाते थे, 4 दिन में बनाते थे। मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी एक डीपीआर होती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको बनाने में 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, लेकिन थ्रू द एआई हम उसके ऊपर जब काम करते हैं तो 3 to 4 डेज़ में बन जाती है। सो वो काम हमारा रिड्यूस हो गया है फ्रॉम द 10-15 डेज़ टू 3 to 4 डेज़। लेकिन इसके अंदर हमारा एनालिटिकल जो स्किल है वो काम करता है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस रिपोर्ट को निकाल पाएंगे। Correct. अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम वो रिपोर्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो स्किल है वो तो आपको काम करेगा ही करेगा, लेकिन एआई के सपोर्ट के थ्रू आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपका जो वर्क है, वो उसकी जो टाइमलाइंस हैं वो कम होंगी, वो अच्छा होगा और प्रेजेंटेबल होगा। मतलब एआई हमारा दुश्मन नहीं है, अगर उसको हम अपने वर्क में इंटीग्रेट करना सीख जाएं तो वो हमारे लिए इफेक्टिव एफिशिएंट हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी आपकी अगर मैं एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में देखूँ तो आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो? आप स्टॉक में करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो सबसे ज़्यादा? सो मैं अगर अपने पर्सनल की बात करता हूँ, सो लाइक आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी सी द इंडस्ट्रीज़ कि हम रियल एस्टेट को भी देखते हैं, हम स्टॉक मार्केट को भी देखते हैं, हम फिक्स्ड डिपॉजिट को भी देखते हैं। तो जैसे हम अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलिए। Right. आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कीजिए, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कीजिए, आप एफडी में भी इन्वेस्ट कीजिए। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो आप एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आप रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। यस, टाइम टू टाइम करेक्शंस होती रहती हैं, वेदर चाहे स्टॉक मार्केट हो, वेदर चाहे रियल एस्टेट हो। स्टॉक मार्केट में भी अगर हम आंख बंद करके इन्वेस्ट करते जाएंगे फॉर द लॉन्गर टर्म या फॉर द शॉर्ट टर्म, वो हमेशा नुकसान देगा ही देगा। तो अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो आप ऐसी कंपनीज़ के ऊपर दाव लगाइए जो आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड डिपेंड करती हैं, या जो टेक्नोलॉजीज ड्रिवन कंपनीज़ हैं जो आगे आने वाले एआई टेक्नोलॉजीज़, डीप टेक, हेल्थ टेक, फिनटेक, इन सभी जगह काम करेंगी, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका जो ग्रोथ है वो आपकी हमेशा होती रहेगी इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप एक ओनली ट्रेडिंग कंपनी में जिसका काम ही है बस सेल परचेज करके रिपीटेटिव वर्क करना, तो आपकी ग्रोथ उतनी ही होगी जितना आप उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देख पाएंगे। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? नहीं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। कभी लॉस नहीं किया उसमें? कभी लॉस किया है। तो ऐसा हमेशा होता ही है कि आप जब तक ज़िंदगी में अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उस चीज़ को उस चीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है, उस चीज़ को करना पड़ता है, अदरवाइज आप सीख नहीं पाते। अगर मुझे एडवाइस देनी है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो पहले मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग आना चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग आना चाहिए तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब इस लॉस या प्रॉफिट हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है तो लॉस है, ऑप्शन ट्रेडिंग है तो लॉस है। नॉट ऑप्शन ट्रेडिंग इज द लॉस इज द माइंडसेट। इंडियन जो माइंडसेट होता है वो हमेशा होता है कि हो जाएगा, आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा।
हम उसी बेसिस पर अपने जो ट्रेड है उसको कैरी करते जाते हैं ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, इसीलिए हमें लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहीं पर जो फॉरेन माइंडसेट है, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वेदर ऑप्शंस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका माइंड बहुत ही प्रैक्टिकली काम करता है। वो हमेशा स्टॉप लॉस करके काम करते हैं। अगर उनकी जो एनालिटिकल स्किल जो कहता है कि ये ट्रेड आपको लॉस देने वाला है, तो वो उसको उसी दिन कट कर देते हैं, वहीं पर वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वो उस लॉस को ले लेते हैं, तो उसको कैरी नहीं करते। तो ये माइंडसेट का गेम है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप उसको आपका किसी ट्रेडिंग के ऊपर आपकी जजमेंट्स, आपका टेक्निकल, आपका एनालिटिकल व्यूज़ बहुत अच्छा है और आप उसको स्टॉप लॉस की साथ में कैरी करते हैं, तो आप हमेशा विन विन आप ट्रेडिंग को गेन लेके उठेंगे। अगर आप कि एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है, आपका टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका इमोशनल भी साथ में काम करता है, तो फिर आप लॉस लेके ही जाएंगे मान लीजिए। नहीं, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि सर ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लॉस भी किया है, वरना अदरवाइज सब लोग छुपाते हैं कि मैं 10 में से 9 लोग जो लॉस में होते हैं उसमें नहीं हूँ मैं। आई एम द 1% ऑफ द कैटेगरी कि जिसमें मैं 1% में हूँ, मैंने प्रॉफिट किया है। लॉस ऐसा है कि आप चाहे लॉस कहीं पर भी कीजिए, वेदर आप स्टॉक मार्केट में कीजिए, शॉर्ट टर्म में कीजिए, लॉन्ग टर्म में कीजिए, ये सेम चीज़ आपको कॉल लेनी आनी चाहिए कि आपको लॉस कितना लेना है, आपकी हैपिटाइट कितनी है। आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपकी हैपिटाइट आपको पता होना चाहिए कि हम 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख का लॉस ले सकते हैं। अगर आपको कैरी करते जाएंगे तो लॉस नहीं, एक चीज़ है, लॉस कैपेसिटी ज़्यादा है, रिस्क की वो प्रॉफिट कैपेसिटी नहीं है किसी में। प्रॉफिट होता है, अरे इतना प्रॉफिट हो गया, अब डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो प्रॉफिट, लेकिन लॉस को कैरी ऑन करते हुए जाते हैं कि नहीं हो जाएगा। ये इंडियन माइंडसेट है, ये इश्यूज है कि वो जब प्रॉफिट आएगा ट्रेड के अंदर तो वो 5%, 10% से ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएंगे और उसको काम में लग जाते हैं और उससे एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनके फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते। इंडिया में आप अगर स्टॉक ट्रेडिंग देखेंगे तो 10 में से 7 लोग एक दूसरे की राय से, और भी 8 लोग मैं कहूँगा एक दूसरे की राय से ट्रेडिंग करते हैं। कौन सा शेयर अच्छा है उसमें लगा देंगे पैसा। वो कभी भी ये नहीं खुद देखते, रिसर्च नहीं करेंगे, वो खुद अपनी रिसर्च नहीं करते कि ये इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, ये लॉन्ग टर्म में भी मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा या नहीं देके जाएगा। वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं करते। तो फंडामेंटली जो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंस, जहाँ हम फाइनेंस में वीक होते हैं तो यही लॉसेस हमें हो जाते हैं। अगर हमारा फाइनेंस, हमारा एनालिटिकल माइंड स्ट्रांग होगा, हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो हम इस चीज़ को समझेंगे और सीखेंगे, और तभी हमें कितना ट्रेड लेना चाहिए, कितना लॉस लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, कब तक, किस टाइम पर एग्जिट होना चाहिए, कितना कैरी करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सर, आपको याद है आपने सबसे बड़ा प्रॉफिट अभी तक कौन से शेयर में बनाया है? मैंने सबसे बड़ा प्रॉफिट ऐसे आज की डेट में मेरी एक जो ट्रेड चल रही है वो वो बहुत ही इंडियन स्टार्टअप की मैं बात करता हूँ, बहुत यूनिकॉर्न जो बन चुका है। मैंने अर्ली स्टेज पर उसमें इन्वेस्ट किया था और वो मैं अभी कैरी कर रहा हूँ, तो उसका प्रॉफिट यू कैन से कि 5-6 टाइम्स हो गया होगा अभी तक। मतलब वो लिस्टेड नहीं है, मतलब आप भी? नहीं, दैट इज अ लिस्टेड। अच्छा, लिस्ट हो चुकी है वो? हाँ, और आपने इन्वेस्ट किया था लिस्ट होने से पहले? लिस्टेड में ही अच्छा, लिस्टिंग में, किया अच्छा अच्छा, लिस्टिंग में ही आपने इन्वेस्ट किया था। हाँ। और 5 to 6 टाइम हो चुका है। करेक्ट। बट एज पर सेबी रूल अभी हम यहाँ पर नाम रिवील नहीं कर सकते, वरना आप सब लोग भी कूद जाओगे शेयर के अंदर। राइट, नहीं सो सर, हम जैसे हमने बिटवीन द कॉन्वर्सेशन अभी एमएसएमई के आपने बारे में बताया था, एंड स्टार्टअप्स को आपने काफ़ी आप प्रमोट करते हो कि यू शुड डू समथिंग। जैसे कि आप आज के टाइम में वैसे भी बहुत सारा यूथ यही है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, उनको जॉब्स नहीं चाहिए, वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेसमैन हर कोई बनना चाहता है। तो एमएसएमई को और स्टार्टअप्स को हम इंडिया की बैकबोन बोलते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एमएसएमई, दोनों एमएसएमई और स्टार्टअप आज की डेट में ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं एमएसएमई की, एमएसएमई का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके। कि इंडिया के अंदर जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं, वो सारी एमएसएमईज़ में आती हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मारुति। मारुति एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
लेकिन मारुति सारे जो मारुति के कंपोनेंट्स हैं वो खुद नहीं बनाती, मारुति के पार्ट्स खुद नहीं बनाती। मारुति की एंसेलरीज कंपनी, मारुति की जो छोटे छोटे पार्ट बनाती है, टायर, ट्यूब, हैंडल, ये कंपनी, ये बनाने वाली 1000 कंपनीज हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में आपने उद्योग विहार गुड़गांव में एक नाम सुना होगा, जिसको सेटअप करने वाली 2 ही कंपनीज थी, एक हीरो और एक मारुति, जिसकी वजह से पूरा सारा इंडस्ट्री गुड़गांव के उद्योग विहार में यहाँ पर शिफ्ट हुआ, वो अब इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। सो ये सारी जितनी एंसेलरीज कंपनी होती हैं ये सारी एमएसएमई कंपनीज के अंदर आती हैं। ओके। तो अगर हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो हमें अपनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होता है। अगर मैं मारुति को बनाऊंगा और मैं सारे के सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बनाने लग जाऊं तो मेरा इंपोर्ट नहीं होगा, मैं इंडिया से ही सब कुछ बना के गाड़ी को बना के और एक्सपोर्ट कर सकता हूं, बेच सकता हूं। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऐसे ही जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वेदर चाहे टेक्सटाइल हो, वेदर चाहे रियल एस्टेट हो, वेदर चाहे ऑटोमोबाइल हो, वेदर चाहे हेल्थ केयर हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें एमएसएमई सेगमेंट को बहुत ध्यान देना होता है। एमएसएमई सेगमेंट एक 10 लाख रुपए से लेके और 500 करोड़ रुपए तक का जितने भी बिजनेसेस आते हैं वो सब एमएसएमई सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो अगर हम एमएसएमई के बिजनेसेस की सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वो खुद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा और हम आगे आने वाले टाइम में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। तो अभी तक आपने जितना एनालाइज किया है एमएसएमई सेक्टर को, तो अभी तक आपने फिगर आउट किए होंगे कुछ चैलेंजेस जो कि इंडिया फेस कर रहा है, इंडिया का एमएसएमई सेक्टर। बिल्कुल। सो एमएसएमई सेक्टर्स में क्या होता है, एमएसएमई सेक्टर्स के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, वो उनके साथ चैलेंजेस होता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के टाइम के ऊपर सेल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, सेल्स और वो बाकी चीज़ों के बारे में जो फाइनेंस है, जो प्रोडक्शंस है, उनका ऊपर जो उनका ध्यान होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम चले जाता है, जिससे जो हमेशा ग्रोथ करने के लिए 4 पिलर्स, एक बिजनेस में 4 पिलर होते हैं। 1 इज सेल्स मार्केटिंग, सेकंड इज परचेज, थर्ड इज द फाइनेंस, 4th इज़ द मार्केटिंग। अगर आपको चारों पिलर को लेके नहीं चलेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब आप सेल्स के ऊपर ही ध्यान देंगे लेकिन आप अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स अगर गलत होने लगे, आपके रिसीवर्स बढ़ने लगे, आपका इन्वेंट्री बढ़ने लगा, आपकी कस्टमर्स जो ट्रेड पेबल्स की साइकिल है वो कम होने लगी, वो चैलेंजेस आने लग जाते हैं ग्रोथ के अंदर। तो एमएसएमई जो ऑनर होता है, अगर वो चारों फैक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं देता तो वो अपने बिजनेस को इतना स्केल नहीं कर पाता जितना वो स्केल कर सकता है। अगर वो साथ में अपने सेल्स के साथ में अपना इन्वेंट्री, अपना प्रोडक्शंस के ऊपर भी ध्यान देगा या अपनी पेबल्स के ऊपर भी ध्यान देगा तो, और वो कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देगा तो ही कैन इंक्रीज देयर बिजनेस ऑन द एनी लेवल। सो आपके अकॉर्डिंग एमएसएमईज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए? एमएसएमई ऑनर्स को सबसे ज़्यादा अपना ध्यान देना चाहिए कैश फ्लो। कैश फ्लो एमएसएमई के अंदर बहुत चैलेंज आते हैं। एमएसएमई बिजनेस जब ग्रोथ करने लगता है तो उसका जो कैश फ्लो का सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। उसका जितना भी प्रॉफिट है वो एक साल में 10 करोड़ का बिज़नेस कर रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% का है या 20% का है। फॉर एग्जांपल वो 2 करोड़ रुपए कमाता भी है तो उस 2 करोड़ रुपए को विड्रॉल या फिर बिजनेस एक्सपेंशन में ना लगाने की जगह उसकी ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता है, ओवर इन्वेंट्री परचेज करने लग जाता है। उसका जो पैसा
पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब आपके रिसीवेबल्स या स्टॉकिंग ज़्यादा होने लग जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विडेट फंड नहीं होता, और लिक्विडेट फंड नहीं होता तो आप एक्स्ट्रा परचेज या अच्छी परचेज नहीं कर पाते हो, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते हो। अगर आप अपनी ओवर ट्रेडिंग, अपनी इन्वेंटरीज को रेगुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे, आप अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करेंगे, आप अपने डेट को मैनेज करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को हाई एंड तक लेके जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर MSMEs जो एक गलती करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। Correct. बाकी सारी चीज़ों को वो मैनेज करना भूल जाते हैं या उस पर इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में जिस ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते। राइट मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक बिज़नेस है, मेरा एक क्लाइंट है, ही वाज डूइंग अ बिज़नेस सिंस 2006 Okay. एंड उनका बिज़नेस जब चालू हुआ था 10 लाख से चालू हुआ था, आज वो 25 करोड़ के ऊपर पहुँच चुका है। एक टाइम के ट्रेडिंग बिजनेस, ही इज़ डूइंग अ ट्रेडिंग, सो ट्रेडिंग के अंदर 25 करोड़ का मतलब हो जाता है 2 करोड़ रुपए की सेल पर मंथ एवरेजली, Okay. एंड 2 करोड़ की परचेज का मतलब हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर कि आपको परचेज लेना है और सेल करना है। दैट मीन्स यू शुड कीप द स्टॉक ऑफ 1 मंथ और 45 डेज। तो आपका स्टॉक होना चाहिए 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए तक का। लेकिन अगर आज आपकी बुक्स के अंदर स्टॉक 8 से 10 करोड़ तक का है तो दैट मीन्स आपने ओवर परचेज की हुई है, आपने पैसा सारे का सारा इन्वेंटरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब 10 करोड़ का मतलब हो जाता है कि आपने 5 मंथ्स की, नेक्स्ट 5 मंथ्स की जो परचेज है वो पहले ही एडवांस में की हुई है, जिससे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर भी फर्क आता है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी फर्क आता है। अगर आप इसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऊपर ध्यान दे देते, इंस्टेड ऑफ द सेल, आप 25 करोड़ की सेल पहुंच रहे हो, 10 लाख रुपए से 25 करोड़ पे पहुंच रहे हो, अगर आप सेल के साथ इन्वेंट्री के ऊपर भी ध्यान दे देते तो आपके पास एक्स्ट्रा कैश लिक्विडेट अवेलेबल होता 5 से 10 करोड़ रुपए, जो आपके 25 करोड़ के बिजनेस को 50 करोड़ तक पहुंचा जा सकता था इसी टाइम के अंदर। तो ये नॉर्मल MSME ओनर्स की या एंटरप्रेन्योर्स की गलती हो जाती है, या गलती नहीं, वो सिस्टम में इतना इवॉल्व नहीं हो पाते कि वो ओनली ऑन वन थिंग की सेल्स प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान दे पाते हैं, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। एंड एक और चीज़ उनमें छोटे MSMEs में इशू जाता है कि वो हमेशा जो फाइनेंस की जो टीम होती है उसके ऊपर कॉस्ट खर्च करने से कतराते हैं। वो गुड प्रोफेशनल्स रखना या हायर करने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होते हैं, वो सेल्स और मार्केटिंग के टीम रखने में इंटरेस्टेड होते हैं। एक अच्छा गुड प्रोफेशनल आपको, खुद गुड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स आपको गाइड कर सकता है कि आपका कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, क्या आपकी रिसीवेबल साइकिल होनी चाहिए, क्या आपका पेबल साइकिल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग साइकिल मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत 100% बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल मेंटेन करेंगे तो सिंपल फंडा है, आप जितनी बार ऑपरेटिंग साइकिल को रूट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आप 1 रुपए की चीज़ को 10 बार ट्रेडिंग कीजिए तो आप 10 बार प्रॉफिट कमाएंगे। यानी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी से छोटी रखनी होगी, हम छोटी से छोटी रखनी होगी। अगर आप 1 ही रुपए को ओनली साल में 4 बार ही कर पाएंगे तो आप 4 बार ही प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो जब एंटरप्रेन्योर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाता है कि उसको कितनी इन्वेंट्री रखनी है, उसको कितने रिसीवेबल्स रखने हैं, उसको अपने पेबल से कितना ज़्यादा लॉन्गर टर्म का पेबल साइकिल रखना है, तो उसको बैंक फाइनेंस या इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वो अपने पेबल से और रिसीवेबल से ही मैनेज कर लेता है। इफ़ यू आर कीपिंग अ रिसीवेबल्स फॉर द 30 days एंड कीपिंग अ पेबल्स फॉर द 60 to 90 days, तो आपको 30 डेज का क्रेडिट तो ऐसे ही 30 डेज का या 60 डेज का तो आप वैसे ही एडिशनल क्रेडिट पा लेते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है।